हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो अभी तक जो भी क्लासें हैं उसमें हमने काइनेमेटिक्स, जिसके अंदर 1D मोशन, 2D मोशन और उसके बाद में रिलेटिव मोशन के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। तो टुडे वी विल स्टार्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन। मैकेनिक्स का जैसे बेसिक डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग में बताया था, जो फिजिक्स की जो ब्रांच है मैकेनिक्स, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है काइनेमेटिक्स और सेकंड आ जाती है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में होता है स्टडी ऑफ मोशन। तो अभी तक हमने जो भी देखा है काइनेमेटिक्स के अंदर, उसमें हमने देखा कि मोशन किस तरह का हो रहा है। 1D मोशन है, 2D मोशन है, एक्सेलरेटिंग मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। क्या कौन सा फोर्स लग रहा है इस मोशन के लिए, कौन सा फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है, उस फोर्स पे अभी तक हमने जो है फोकस नहीं किया था। सेकंड पार्ट आ जाता है मैकेनिक्स का, जिसको डायनेमिक्स पार्ट बोलेंगे। उसमें हम स्टडी ऑफ फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस। सो डायनेमिक पार्ट जो है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से हम पढ़ेंगे। तो न्यूटन, जो आइजैक न्यूटन है, उन्होंने 3 रूल्स दिए हैं जिसकी हिसाब से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को जो है डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, चलो उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि फोर्स का क्या रिलेशन है। हम यहाँ पे फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। कोई ऑब्जेक्ट जैसे रेस्ट पे है ना, ये m मास का ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पे है। अब जब तक इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, ये रेस्ट पे ही रहेगा। अगर आपने इसको फोर्स दिया F, तो ये रेस्ट से मोशन में आने लग जाएगा। हो सकता है मोशन में आ जाए, वेलोसिटी कुछ भी हो जाएगा। और क्या इफेक्ट हो सकता है फोर्स का, कि कोई ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक गोलकीपर क्या करता है, एक फुटबॉल को टच करेगा तो फोर्स लगाएगा। हो सकता है वो उसको कंप्लीटली रोक ले, यानी मोशन से रेस्ट में लिया है। अदरवाइज वो क्या करेगा, उसके डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो ये इफेक्ट हो गया फोर्स के। फर्स्ट इफेक्ट क्या हो गया, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स। फर्स्ट, रेस्ट में है कोई ऑब्जेक्ट, जैसे फुटबॉल रेस्ट पे है, उसको किक मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो फ्रॉम रेस्ट टू मोशन में चेंज हो जाएगा। सेकेंड जो इफेक्ट हो सकता है वो है कि मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है, वो फोर्स की वजह से रेस्ट में आ सकती है। जैसे गोलकीपर ने फुटबॉल को रोक लिया फोर्स लगा के। थर्ड क्या है, कि मोशन में थी पहले, बाद में भी मोशन में है, बट डायरेक्शन चेंज हो गई है। डायरेक्शन इज चेंज्ड। और क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन लगेगा। आप जैसे कार चल रही है और ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाते ही वो नहीं रुक जाती है, उसी डायरेक्शन में चलती रहती है, लेकिन उसका वेलोसिटी कम होता जाएगा, तो डिसलेट हो जाएगा। तो मोशन से मोशन में रहेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी इज चेंज्ड या स्पीड चेंज हो जाएगा। हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन का हमने पहले देख लिया, तो स्पीड इज चेंज्ड। तो ये इफेक्ट हो जाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने की वजह से। तो इन सब में
फोर्स लगाने से पहले किस तरह की कंडीशन में था, वो फोर्स लगाने के बाद में वो कंडीशन चेंज हो जाती है, मोशन का टाइप चेंज हो गया, तो स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो फोर्स का इफेक्ट बेसिक क्या होता है, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो मोशन से रिलेटेड ये इफेक्ट है। और इफेक्ट फोर्स के ये हो सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा, मोशन चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल को अगर दोनों तरफ से आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएगी या फिर उसका शेप चेंज हो जाएगा, बट वो मूव नहीं करेगी या उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। तो फोर्स आपका इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, किस टाइप के फोर्सेस होते हैं और वो फोर्स किस तरह से अप्लाई होंगे, उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले हम देखते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, इसको समझने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, वो है रेफरेंस फ्रेम। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में न्यूटन के तीनों लॉज को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। रेफरेंस फ्रेम होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को जब ऑब्जर्व किया जाता है तो कहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है उसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। जैसे एक कार जा रही है, ये एक हाईवे पे एक कार जो है, एक कार है, ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। अगर एक शॉपकीपर है जिसकी शॉप यहाँ पे है, शॉपकीपर को बी नाम दे दिया, उसको पूछा कि इस कार के मोशन को डिस्क्राइब कीजिए, तो वो क्या बोलेगा कि कार जो है आगे की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। अगर इस तरफ एक बाइक पे एक पर्सन आ रहा है सी, जो आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, कार का पीछा कर रहा है, अगर उससे पूछा जाएगा कि कार ए जो है वो किस स्पीड से जा रही है, उसका मोशन को डिस्क्राइब करना है, तो सी क्या बोलेगा, कार जो है 3 मीटर पर सेकेंड से जाएगी। क्यों, सी से देखने पे रिलेटिव मोशन देखा जाएगा, तो बी से देखने पे ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, सी से देखने पे ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें रेफरेंस फ्रेम को फिक्स करना पड़ेगा कि मोशन को किस फ्रेम से देखना है, कहाँ से डिस्क्राइब करना है। तो जैसे ये ग्राउंड फ्रेम हो गई बी, इसकी शॉप ग्राउंड पे सिचुएटेड है, तो इसको हम बोलेंगे ग्राउंड फ्रेम। ये बाइक जो है 2 मीटर पर सेकेंड कॉन्स्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन कर रही है बाइक, तो बाइक के ऊपर बैठा कोई पर्सन देखेगा तो रेफरेंस फ्रेम क्या होगी, बाइक। तो ये रेफरेंस फ्रेम हो गई यूनिफॉर्मली मूविंग रेफरेंस फ्रेम। और यहाँ पे अगर एक बाइक, जैसे एक दूसरी कार जा रही है, इस कार को डी बोल दिया, और ये कार आगे की तरफ एक्सेलेरेट कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अगर डी पर्सन को पूछा जाएगा कि कार जो ए है उसके मोशन को डिस्क्राइब करना है, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू जीरो है, तो स्टार्टिंग में कार ए इसको 5 मीटर पर सेकेंड से आती हुई दिखेगी। अब क्योंकि कार डी एक्सेलरेट कर रही है तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी कार डी की, तो टाइम के साथ रिलेटिव मोशन जो है वो भी चेंज होगा जब डी से ए के मोशन को ऑब्जर्व किया जाए। तो इस तरह की कोई भी रेफरेंस फ्रेम होती है जो एक्सेलरेट करती है उसको बोलेंगे एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम। अब
फ्रेम्स को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट है इनर्शियल, रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या है? जो फर्स्ट टू टाइप की फ्रेम्स हैं कि रेफरेंस फ्रेम जो ग्राउंड पे है, तो ग्राउंड फ्रेम यानी कि फ्रेम एट रेस्ट, एंड रेफरेंस फ्रेम मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली मूविंग रेफरेंस फ्रेम, जैसे ये बाइक है, तो इनको हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। और सेकंड टाइप हो जाएगा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम जो है तो आपका नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होगा। अब ये नॉन इनर्शियल और इनर्शियल में डिफरेंस क्या है? इनको अलग अलग कैटेगरी में क्यों हमने जो है कैटेगराइज किया, और ये न्यूटन के लॉ से किस तरह से रिलेटेड है? तो न्यूटन के जो भी रूल्स हम पढ़ेंगे वो रूल्स ओनली इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में अप्लाई होंगे। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स के लॉज अप्लाई नहीं होंगे। बाद में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे शूडो फोर्सेस। तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होते हैं, बट कई बार हमें नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम यानी कि एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम से भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने की रिक्वायरमेंट आती है। उसके हिसाब से हम एक मॉडिफिकेशन करते हैं कुछ, और वो जो मॉडिफिकेशन है वो है आपका शूडो फोर्स, जिसकी हेल्प से आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए आप बिल्कुल सिंपल ये समझिए कि जो रेफरेंस फ्रेम क्लियर हो गया, जहाँ से मोशन को देखा जा रहा है वो रेफरेंस फ्रेम, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इनर्शियल यानी कोई रेफरेंस फ्रेम अगर ग्राउंड पे होगी, रेस्ट पे होगी, तो इनर्शियल होगी। ये यूनिफॉर्मली मूविंग रेफरेंस फ्रेम एक ही डायरेक्शन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है। और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होगा? कोई भी एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम। अब एक्सेलेरेशन आपने देख लिया, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो गई, स्पीड चेंज नहीं हुई, तो भी वो एक्सेलरेट कर रहा है। और अगर डायरेक्शन सेम है, स्पीड चेंज होगी, तो भी वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो किसी भी तरीके से अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो उस रेफरेंस फ्रेम को नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलेंगे। अब वापस हम आते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, उसको बेसिक एक लाइन में आप समझिए कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो होगा, तो उस ऑब्जेक्ट जो है तो उसका मोशन, अगर पहले वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर पहले किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था तो बाद में भी उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। तो ये चीज़ें किस में एप्लीकेबल है? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। तो एक बेसिक हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। फर्स्ट लॉ, when net force acting on a body is zero, then we can always find frames of reference in which acceleration of the body is zero. Such reference frames are called inertial reference frame.
such reference frames are called inertial reference frames। तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब पहले रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट में, पहले अगर किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था तो बाद में भी उसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। अब इसको एक एग्जांपल के हेल्प से हम समझते हैं। जैसे ये बॉक्स है, रेस्ट पे है और एक पर्सन यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा है, इसको ए बोल दिया। तो इस ब्लॉक को ये पर्सन ए देख रहा है, कौन सी रेफरेंस फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम से देखा जा रहा है। तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो होगा, रेस्ट पे है, नीचे की तरफ एम जी लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा। ये सारी फोर्सेस अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो नेट फोर्स कितना हो गया इस पे? जीरो। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट में नेट फोर्स जीरो है तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन जीरो है क्या, मतलब जब ए पर्सन देखेगा इसको, पहले रेस्ट में था, 1 मिनट बाद में भी रेस्ट पे रहेगा, 1 घंटे बाद में भी रेस्ट रहेगा, 1 दिन के बाद में भी ये रेस्ट पे रहेगा। तो हम बोलेंगे कि ए पर्सन के रेस्पेक्ट में ये न्यूटन्स का जो लॉज ऑफ मोशन है ये एप्लीकेबल है। तो ए कौन सी रेफरेंस फ्रेम होगी? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। सेकेंड, अगर यही चीज जो इसी ब्लॉक को, जैसे ब्लॉक एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं एम मास का, ये रेस्ट पे है और इस पे एफ नेट जीरो है, नेट फोर्स किधर भी नहीं लग रहा है, और एक बाइक पे बैठा हुआ एक पर्सन जो है बी, वो इस तरफ आ रहा है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो बी पर्सन जब इसको देखेगा तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा? रिलेटिव मोशन। तो ब्लॉक इसको अपनी तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ दिखेगा। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो 2 मीटर पर सेकेंड किस तरफ? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। कब? t इक्वल टू 0 पे। अब t इक्वल टू 10 मिनट के बाद में देखेंगे तो भी, जैसे ये बाइक वाला यहाँ पे आ गया, अभी भी ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ब्लॉक रेस्ट पे। तो विद रेस्पेक्ट टू बी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या होगा? 10 मिनट के बाद में भी 2 मीटर पर सेकेंड ही होगा आई कैप में। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि बी के रेस्पेक्ट में ब्लॉक की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो है तो हमें कुछ ऐसी रेफरेंस फ्रेम्स मिलेगी जहाँ से देखने पे ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो उन रेफरेंस फ्रेम को इनर्शियल बोल देंगे, इसलिए बी क्या है? ये भी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो कौन सी रेफरेंस फ्रेम हो गई है? यूनिफॉर्मली मूविंग रेफरेंस फ्रेम। नेक्स्ट, अब देखते हैं अगर कोई एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा तो क्या होगा। ये ब्लॉक एम जो रेस्ट पे है, एफ नेट इस पे जीरो है, जैसे अभी दोनों केस में देखा था। अब रेफरेंस फ्रेम आप ये मान लीजिए कि एक कार जो है इधर आ रही है, कार सी इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, या फिर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है इस कार का।
और इनिशियली इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u 0 है। तो एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कार c क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ज़ीरो हो जाएगा। एट t इक्वल टू 1 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू c क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, वो तो रेस्ट पे ही है, वेलोसिटी ऑफ c जो है वो हो जाएगा माइनस की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप डायरेक्शन में। इसी तरह 2 सेकेंड के बाद में, क्योंकि इसका वेलोसिटी किस तरह से दिया जाएगा? u प्लस ए टी से, तो 0 प्लस एक्सेलरेशन है 2 और टाइम t, तो v होगा 2t, t को सेकेंड में रखेंगे तो 2 सेकेंड में वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कार हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ कार हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, माइनस एक्स डायरेक्शन में इसलिए माइनस लगा दिया, टी की जगह 2 रखेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ कार आ जाएगा 4, तो हो जाएगा प्लस का 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में 0 था, 1 सेकेंड के बाद में 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड के बाद में 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रिलेटिव मोशन है उसमें वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू सी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन है वो 0 नहीं है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखो, when net force acting on a body is 0, then we can always find a frame of reference in which acceleration of the body is 0. Such reference frames are called inertial reference frame. जिसमें एक्सेलरेशन 0 वो इनर्शियल, और जिसमें एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा वो नॉन इनर्शियल। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन 0 था, इनर्शियल, सेकेंड केस में एक्सेलरेशन 0 था तो ये भी इनर्शियल, थर्ड केस में एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो ये हो जाएगा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो सभी एक्सेलरेटिंग फ्रेम को नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हम बोलेंगे। अब इसमें फोर्स हमने देख लिया, एक और फिजिकल क्वांटिटी जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इंपॉर्टेंट है वो है मास। मास क्या होता है? तो एक बेसिक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक ट्रेन खड़ी है, ये ट्रेन के कंपार्टमेंट आपने ले लिए, इन कंपार्टमेंट है ट्रेन, और एक यहाँ पे जो है 10 kg का ब्लॉक है, 10 kg। अब आपको बोला है कि ये दोनों रेस्ट पे है, इसमें से किसी एक को पुश करना है, मोशन में लाना है। तो एक 10 kg के ब्लॉक को आप खिसकाना इजी रहेगा या फिर एक ट्रेन को खिसकाना इजी रहेगा? तो बिल्कुल बेसिक आप कॉमन सेंस से ये देख सकते हो कि अगर आप फोर्स लगाओगे, अपना पूरा जोर लगा दोगे, तो भी ट्रेन को खिसकाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ब्लॉक को खिसकाना बहुत इजी रहेगा। तो आपने तो दोनों पे फोर्स इक्वल लगाया, फिर भी ऐसा क्या है कि ट्रेन बड़ी मुश्किल से खिसकेगी या खिसकेगी नहीं आपसे, तो और ब्लॉक इजीली खिसक जाएगा। डिफरेंस क्या हो रहा है? फोर्स आपने दोनों पे सेम लगाया। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोलेंगे कि ट्रेन जो है हैवी ज़्यादा है। तो हैवीनेस जो है वो वेट से आता है, वेट जो है उसमें एक बिल्कुल बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कौन सी यूज होती है? मास। तो सिंपल ये बोल सकते हैं कि ट्रेन का मास ज़्यादा है,
तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा, उसके मोशन के स्टेज को चेंज करना, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना बड़ा मुश्किल रहेगा। तो यहाँ पे मास को सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच स्पेसिफाइज हाउ मच रेसिस्टेंस ए ऑब्जेक्ट विल exhibit or how much resistance a object will impart if we try to change its state of motion। तो एक तरह से मास जो है ये एक तरह से रेसिस्टेंस टू चेंज या रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ऑब्जेक्ट while changing its state of motion। तो इनर्शिया का जो है एक तरह से यहाँ पे हमें एक जो है फील आती है कि मास इनर्शिया का काम करता है। इनर्शिया यानी कि एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि लेजीनेस, कि जिसका मास ज़्यादा है वो लेजी ज़्यादा होगा, उसको जो है शिफ्ट करना मुश्किल है। और जो हल्का है जिसका मास कम है वो लेजीनेस उसकी कम है, तो उसको शिफ्ट करना या उसके मोशन को चेंज करना बहुत ईजी रहेगा। तो यहाँ से दो चीज़, एक तो फोर्स हमने देख लिया कि क्या इफेक्ट आएगा, और मास किस तरह से उस फोर्स के इफेक्ट को जो है इम्पैक्ट करता है। न्यूटन का सेकंड लॉ अब हम देखते हैं। पहले फर्स्ट लॉ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं कि एक बॉल है, इस बॉल पे आगे की तरफ आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया। t इक्वल टू 0 पे ये स्पीड इसका था 3 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से ये बॉल जा रही थी। तभी इस बॉल पे हॉरिजॉन्टली 3 फोर्सेस लगने शुरू हो गए, 5 न्यूटन उस तरफ, 5 न्यूटन इस तरफ और 5 न्यूटन। तीनों फोर्सेस सिमेट्रिकल है, तीनों के बीच में एंगल 120 डिग्री। आपको बताना है t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद में इस बॉल की वेलोसिटी कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन। A ball is moving with velocity 3 meter per second as seen from ground. Now 3 equal forces of 5 Newton started acting symmetrically on the object. Calculate velocity of ball after 2 seconds. तो हम कहाँ से देख रहे हैं? ग्राउंड फ्रेम से। कौन सी रेफरेंस फ्रेम है? इनर्शियल है। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, मतलब हम न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हैं। इसमें नेट फोर्स देखो, तो वेक्टर में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर यूनिफॉर्मली सिमेट्रिकली अगर इक्वल फोर्सेस लगाए जाए तो नेट फोर्स 0 हो जाता है। तो 5 न्यूटन या 10 न्यूटन 20 न्यूटन कितना भी फोर्स का, कितने भी मैग्नीट्यूड के 3 फोर्स अगर 120 डिग्री पे लगाओगे तो नेट फोर्स इस पे आएगा 0। नेट फोर्स 0 है और इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से हम मोशन देख रहे हैं, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर एफ नेट 0 है तो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी क्या होगा? चेंज नहीं होगी। तो 2 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, वही रहेगा। तो ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ एनएलएम से देख लिया इसको। नेक्स्ट, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। जैसे फर्स्ट लॉ में हमने क्या देखा था कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स 0 है तो क्या होगा, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है कि ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 नहीं है। तो नेट फोर्स 0 तब तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगा दो कि एक्सेलरेशन 0,
और अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तभी न्यूटन ने बोला कि इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट करेगा। अब एक्सेलरेट किस तरह से करेगा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप एक एग्जांपल से समझो कि अगर आपने एक कोई जैसे ब्रिक है मास एम की, उस पर फोर्स लगाया एफ नॉट, तो ये खिसकेगी, इसका एक्सेलेरेशन आएगा। अगर यहाँ पे आप ऐसी दो ब्रिक रख दो, अब उतना ही फोर्स अगर आप लगाओगे तो यहाँ पे मास बढ़ गया, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो है धीरे धीरे मूव होगा, इसका एक्सेलेरेशन कम होगा, फोर्स का इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो मास जैसे बढ़ोगे तो उसी फोर्स के लिए जो एक्सेलेरेशन है वो कम हो जाएगा। अगर ये एक्सेलरेट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कर रही है तो इन दोनों को कंबाइंड अगर आपको उसी एक्सेलरेशन से कराना पड़ेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो फोर्स आपको डबल लगाना पड़ेगा क्योंकि मास डबल हो गया। जैसे इसको भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कराओगे तो यहाँ पे एफ नॉट फोर्स लगाया, यहाँ पे 2 एफ नॉट लगाना पड़ेगा। अगर यही आपने 5 ब्रिक्स 1 बाय 1 रख दी, इसको अगर आपको उतने ही एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराना है तो कॉमन सेंस से हमें बता सकते हैं कि फोर्स ज़्यादा लगेगा। कितना लगेगा, ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि एम को अगर एफ नॉट फोर्स की रिक्वायरमेंट है तो 5 ब्रिक्स के लिए 5 टाइम्स फोर्स की रिक्वायरमेंट आएगी, तो 5 एफ नॉट फोर्स लगेगा यहाँ पर। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक बेसिक जो है हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो लगेगा तो हमें मास के साथ इंक्रीज करना पड़ेगा। ये तो हो गया जब एक्सेलरेशन सेम होगा तब। अगर इन सभी केस में आप एफ नॉट फोर्स ही लगाओगे, जैसे इसमें भी एफ नॉट लगाया 10 न्यूटन, इसमें भी 10 न्यूटन लगाया, इस पर भी 10 न्यूटन लगाया, तो क्या होगा, एम मास को एक्सेलेरेट कराना इजी है, ज़्यादा एक्सेलेरेशन होगा। और 5 ब्रिक्स क्योंकि मास ज़्यादा है इसलिए इसका एक्सेलेरेशन कम होगा, उतना ही फोर्स लगाएंगे। इफ फोर्स इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन जो है that will be proportional to 1/mass if force is constant। जिसका मास कम वो ज़्यादा एक्सेलेरेट करेगा। और सेम एक्सेलरेशन अगर आपने लगाया, अगर मास सेम है, जैसे ये कर लिया कि एक ब्रिक है एम मास का, मास चेंज नहीं कर रहे हो आप, आपने फोर्स लगाया एफ नॉट, तो एक्सेलरेशन आ गया फॉर एग्जांपल 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसी ब्रिक पे आपने डबल फोर्स कर दिया तो एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा। अगर इसी ब्रिक पे आपने फोर्स 5 टाइम्स कर दिया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये आ सकता है कि जो एक्सेलरेशन है that is proportional to force। तो एक्सेलरेशन is proportional to 1/mass and acceleration proportional to force। तो एक्सेलरेशन को हम इन दोनों से इक्वेशन 1 बोल दिया इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज proportional टू फोर्स अपॉन मास। तो यहाँ से फोर्स जो है that will be equal to acceleration multiply by mass। तो ये बेसिक जो रूल है, ये न्यूटन ने दिया। तो अकॉर्डिंग टू अगर इनको आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही सेकंड लॉ है। तो
तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, सिंपल फोर्स अपॉन मास। कि किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलेरेट करेगा और उसका एक्सेलरेशन इस तरह से दिया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ एनएलएम, if net force on an object is not zero and non-zero is non-zero, then object will accelerate, and acceleration of object will be given as net force upon mass of object। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमें याद रखने की जरूरत है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास जो होगा, फोर्स कौन सा होगा, नेट फोर्स होगा यहाँ पे। तो इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 2 kg, ये 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था। अब सडनली इस पे एक फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, जो है आपका इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड आप ले लीजिए 4 न्यूटन। तो 2 सेकेंड के बाद में इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट में हमने देखा कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, एक ही फोर्स है 4 न्यूटन का, तो नेट फोर्स वही होगा। तो एफ नेट 4 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो नहीं है तो सेकेंड लॉ लगेगा, उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स अपॉन मास 2 kg। तो हो जाएगा ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो काइनेमेटिक्स हमने पढ़ लिया कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो वेलोसिटी कैसे दिया जाता है, u प्लस एटी से। तो वेलोसिटी हो जाएगा u कितना है 3 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन है 2, टाइम कितना है 2 सेकेंड के बाद में, तो हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। तो ये तो एक ही फोर्स था। अब अगर एक से ज़्यादा फोर्स हो तो क्या करोगे, जैसे एक ऑब्जेक्ट पे एम मास का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे अगर F1 इस तरफ लग रहा है, F2 इस तरफ लग रहा है, F3 इस तरफ लग रहा है, F4 इस तरफ लग रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फोर्स लग रहे हैं। तो F नेट कैसे निकालोगे, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो F नेट होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, इस तरह से सभी फोर्स का वेक्टर सम हमको लेना पड़ेगा। नेट फोर्स निकाल के उसके बाद में उसको मास को डिवाइड करो, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा F नेट अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, और डायरेक्शन किस तरफ होगा, जिस तरफ नेट फोर्स की डायरेक्शन है उसी तरफ एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे लिख लो एक्सेलरेशन विल बी along F net वेक्टर। तो ये सेकेंड लॉ न्यूटन का हो गया। फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने बता दिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो है तो क्या होगा, अगर पहले रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा, पहले अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से जा रहे हैं तो बाद में उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से मोशन कंटिन्यू करेगा। यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो होगा।
सेकेंड लॉ क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में नेट फोर्स जीरो नहीं है, उस केस में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। और एक्सेलरेशन किस तरह से दिया जाता है, नेट फोर्स अपॉन मास। और जिससे पहले बताया था ये लॉज ओनली इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में एप्लीकेबल होगा, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब लास्ट रूल देख लेते हैं न्यूटन का, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, बिल्कुल बेसिक, आपने पहले ही क्लासों में पढ़ रखा होगा। एक्शन रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब एक्शन रिएक्शन को समझो। जैसे रॉकेट को अगर आप ग्राउंड से फायर करोगे तो रॉकेट का जो फ्यूल निकल रहा होता है वो ग्राउंड पे फोर्स लगाता है। तो ये क्या हो गया, एक्शन। एक्शन क्या हो गया, फोर्स बाय रॉकेट ऑन ग्राउंड। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, ग्राउंड भी क्या करेगी, इस रॉकेट पे फोर्स लगाएगी, तभी रॉकेट ऊपर जाएगा। तो इस रिएक्शन की वजह से रॉकेट ऊपर जाता है। तो फोर्स ऑन रॉकेट बाय ग्राउंड। तो जितना फोर्स रॉकेट ग्राउंड पे लगाएगा उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जो ग्राउंड है वो रॉकेट पे लगाएगी। तो रॉकेट ग्राउंड को नीचे की तरफ पुश करेगा, ग्राउंड रॉकेट को ऊपर की तरफ पुश करेगी, इसलिए रॉकेट ऊपर जाता है। तो दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे। दूसरा देखो, जैसे ग्रेविटी, ये अर्थ हो गया और ये मून है। अब दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। अगर अर्थ इस पे फोर्स लगाएगा, कितना हो जाएगा, एफ नॉट फोर्स है। तो मून पे भी फोर्स उतना ही लगेगा, एफ नॉट। और एफ नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम वन एम टू अपॉन दोनों के सेंटर के बीच डिस्टेंस आर का स्क्वायर। तो दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है। तो ये भी आपका थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है। तो अगर इस फोर्स को एक्शन बोल दिया, अगर ये एक्शन है तो ये क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। तो ऐसा नहीं है कि एक्शन इसी को बोलेंगे, दोनों फोर्स क्योंकि एक टाइम पे लगते हैं साइमल्टेनियसली, इसलिए ऐसा नहीं है कि पहले एक फोर्स पहले लगा और दूसरा कुछ टाइम बाद में लगना शुरू हुआ। साइमल्टेनियस लगता है, इस वजह से हम किसी को भी एक्शन बोल सकते हैं और दूसरे को रिएक्शन। जिससे रॉकेट ने जो फोर्स लगाया अगर वो एक्शन है, तो ग्राउंड ने जो फोर्स लगाया वो रिएक्शन है। अगर रॉकेट ने जो फोर्स लगाया उसको रिएक्शन बोलेंगे तो एक्शन क्या हो जाएगा, जो ग्राउंड लगाएगा। तो एक्शन रिएक्शन पेयर में कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखना है। ये क्या है, एक्शन रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट, एक्ट्स साइमल्टेनियसली। ये एक बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे एक्शन अगर ग्राउंड पे लग रहा है तो रिएक्शन रॉकेट पे लग रहा है। या नीचे वाले एग्जांपल में अगर अर्थ पे लगने वाले फोर्स को एक्शन बोलेंगे
तो मून पे लगने वाले फोर्स को रिएक्शन बोलेंगे। तो सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो दोनों ही अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता है। एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। थर्ड, जैसे ऊपर वाले में अगर रॉकेट ग्राउंड को जो फोर्स लगा रहा है वो कौन सा फोर्स है, नॉर्मल फोर्स। तो ग्राउंड रॉकेट पे कौन सा लगाएगा, नॉर्मल फोर्स। अर्थ मून पे जो फोर्स लगा रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो मून अर्थ पे कौन सा लगाएगा, ग्रेविटेशनल। अगर दो ब्लॉक आपने रख दिए, जैसे ग्राउंड और उसके ऊपर ये ब्लॉक है एम मास का, अगर इसको पुश करोगे आगे की तरफ ये मूव कर रहा है और यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, तो ग्राउंड पे इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। तो अगर एक्शन फोर्स फ्रिक्शन है तो रिएक्शन भी फ्रिक्शन होगा, एक्शन फोर्स अगर ग्रेविटेशनल है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल होगा, अगर एक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स है तो रिएक्शन फोर्स भी नॉर्मल होगा। तो थर्ड पॉइंट इसका यही है कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो दोनों सेम टाइप के होंगे। एक्शन रिएक्शन आर ऑफ सेम नेचर। सेम नेचर का मतलब फ्रिक्शन फॉर फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर ग्रेविटेशन। तो ये तीनों पॉइंट्स अगर आपको याद है और इसको आपने समझ लिया तो कई बार क्वेश्चन को गलत होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा थर्ड लॉ था। अब हम देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। तो ये बिल्कुल अभी एनएलएम का बेसिक पढ़ रहे हैं, जो आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तब काम आएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम को एफ बी डी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसको उसके सराउंडिंग से आइसोलेट कर दिया जाए और उस ऑब्जेक्ट पे दूसरी ऑब्जेक्ट से जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस को शो कर दिया जाए तो फ्री बॉडी डायग्राम है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है मास एम का, इसको आपने सीलिंग से एक स्ट्रिंग के थ्रू अटैच किया है और आगे की तरफ आपने जो है या फिर ये मान सकते हो कि इस पे और एक फोर्स जो है नीचे की तरफ आपने लगाया है 2 न्यूटन फोर्स। तो ऑब्जेक्ट एम का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे कि आपने एम का डायग्राम जिस तरह से वो है बना लिया, फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं तो आपने सराउंडिंग सभी से, स्ट्रिंग से, ग्रेविटेशन से, सभी से इसको डिटेच कर लिया, तो सराउंडिंग से आपने आइसोलेट कर लिया। अब जो भी फोर्सेस लग रहे हैं जिस डायरेक्शन में लग रहे हैं उन फोर्सेस को आप शो कर दो। जैसे स्ट्रिंग इसको ऊपर की तरफ खींच रही थी तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, उसको टेंशन फोर्स बोल दिया, जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसका वेट नीचे लग रहा है तो नीचे की तरफ mg लगेगा और नीचे की तरफ 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो 2 न्यूटन अलग से दिखा दिया। तो हमने क्या किया, इस ब्लॉक को अलग से ड्रॉ करके उस पर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं जिस डायरेक्शन में लग रहे हैं उनको एरो के साथ में शो कर दिया। इसी को हम बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ना। तो बेसिकली ये है फ्री बॉडी डायग्राम आपका। तो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्स शो करने होते हैं, कौन से फोर्स शो नहीं करने होते, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि सिस्टम क्या है। जैसे आपने अभी इसको सिस्टम माना है, सिस्टम हमारा क्या है, ब्लॉक है ना।
तो सिस्टम किसको अज्यूम करते हैं उसके बेसिस पे हम कौन से फोर्सेस को शो करना है, किन को नहीं करना है, वो डिसाइड करेंगे। तो सिस्टम हमारा यहाँ पे हो जाता है कि जिस ऑब्जेक्ट के मोशन को आपको एनालाइज करना है उसको सिस्टम बोलेंगे। ऑब्जेक्ट whose motion is to be analyzed is called system। तो सिस्टम दो टाइप के हो सकते हैं। जैसे सिस्टम को आपने लिखा है कोई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक ब्लॉक है m1 मास का, ये एक ब्लॉक है m2 मास का, और बीच में एक स्प्रिंग लगी हुई है, और स्प्रिंग अभी स्ट्रेच्ड पोजीशन में है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है इन पे, स्मूथ सरफेस है। तो यहाँ पे फोर्सेस आपको शो करने हैं। अब अगर हम इन दोनों को सिस्टम मान लेते हैं, m1 और m2 जो है दोनों आपका सिस्टम हो गया। फर्स्ट आपने क्या किया, सिस्टम हो गया आपका, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी और स्प्रिंग, ए प्लस बी प्लस स्प्रिंग, पूरा सिस्टम हो गया। तो इस पर नेट फोर्स क्या दिखाओगे, नेट फोर्स सिस्टम पे आपका नीचे की तरफ वेट लग रहा है, कितना लगेगा, m1 का वेट m1g नीचे लगेगा, और m2 का भी लगेगा m2g नीचे लगेगा। और कौन सा फोर्स लग रहा है, अब स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है तो स्प्रिंग में फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगाएगी दोनों ब्लॉक पे। लेकिन अब ये स्प्रिंग इस सिस्टम का ही पार्ट है, इसलिए एक सिस्टम के एक पार्ट दूसरे पार्ट में जो फोर्स लगाता है उस फोर्स को हम बोलते हैं इंटरनल फोर्स। और इंटरनल फोर्स को हम यहाँ पे इस डायग्राम में नहीं दिखाएंगे, तो डायग्राम पे और आपका एक ग्राउंड पे है, इसलिए हम बोलेंगे कि एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम ओनली ए ब्लॉक का बनाओगे, ऑफ ब्लॉक ए, तो सिस्टम क्या हो गया, ओनली ए हो गया। तो ए ब्लॉक का सिस्टम आप बनाओ m1 मास है, इस पे नीचे की तरफ m1g लगेगा, ऊपर की तरफ इस पे नॉर्मल लगेगा, n1 बोल दो उसको, और इस पे स्प्रिंग आगे की तरफ फोर्स लगाएगा F स्प्रिंग। तो यहाँ पे हमने स्प्रिंग फोर्स को इंक्लूड किया फ्री बॉडी डायग्राम में, क्यों, क्योंकि जब ब्लॉक ए को आपने अलग से सिस्टम माना है तो स्प्रिंग अब सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो स्प्रिंग सराउंडिंग होगी, तो सराउंडिंग फोर्स जो भी लगा रहा है वो इसमें आपको शो करना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी अगर आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ब्लॉक बी जो m2 मास का है वो आपने लिख दिया, नीचे की तरफ इसमें m2g इसका वेट लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल n2, और स्प्रिंग फोर्स इसको किस तरफ खींचेगी, लेफ्ट साइड में F स्प्रिंग। तो स्प्रिंग फोर्स को ए और बी के अलग अलग जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उसमें शो करेंगे, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हो जाता है, सिस्टम का पार्ट नहीं है स्प्रिंग। लेकिन ऊपर वाले सिस्टम में जब स्प्रिंग को भी सिस्टम का पार्ट ले लिया जाता है तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स को नहीं दिखाया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि फ्री बॉडी डायग्राम में ओनली एक्सटर्नल फोर्स से शो किया जाता है, इंटरनल फोर्स से शो नहीं किया जाता है। तो नोट ये आप लिख सकते हैं, ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस आर शोन इन फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसके आगे जो है हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में हमें देखना है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।